Hello everyone, this is Priya. I welcome you all here on Learners Hub. आशा करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है। मिश्रण के प्रकारों के बारे में हमने जाना था और वहीं मिश्रण के गुणों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम जानने वाले हैं कि मिश्रण में मिश्रित विभिन्न घटकों का हम पृथक्करण कैसे करते हैं, पृथक्करण की क्या आवश्यकता है और पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अगर आप पिछली वीडियोस भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं कि मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की क्या आवश्यकता है। आप दैनिक जीवन में बहुत से उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आप चाय जब पीते हैं तो उसे चाय पत्ती छानकर अलग कर देते हैं, क्योंकि वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, वो ग्रहण नहीं करने योग्य है। वहीं आप जल देखते हैं, अगर उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, कुछ मिट्टी के कण, धूल के कण हैं, तो आप उसको छान कर शोधित करते हैं, उसके बाद उपयोग में लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिश्रण के जो विभिन्न अवयव आप पृथक करते हैं वो सभी आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मतलब अवांछनीय हों, कुछ उपयोगी पदार्थ भी मिलते हैं उसमें। तो आप क्या करते हैं, पृथक्करण इसीलिए करते हैं ताकि आपको शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो सके। मान लीजिए जैसे खनिज का तेल है, खनिज तेल आप खुदाई से जब निकालते हैं तो उसको जब शोधित करते हैं तो आपको पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये सभी आपके उपयोग में आती हैं। तो इस प्रकार हम मिश्रण के विभिन्न अवयवों का पृथक्करण करते हैं ताकि हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो सके जिन्हें हम उपयोग में ले सकें। तो हमने जान लिया कि पृथक्करण की क्या आवश्यकता है। अब जानते हैं कि पृथक्करण की विधियाँ क्या हैं, किन विधियों से हम मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा मिश्रण है जिसमें दोनों ही पदार्थ ठोस हैं, तो ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से पृथक करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ आप अपना सकते हैं। जिसमें पहली विधि है निष्पावन, इसे फटकना भी कहते हैं। आपने घरों में ही देखा होगा, जब आपकी माता जी गेहूँ पिसवाने के लिए देती हैं तो उससे पहले उसे साफ करती होंगी। तो अगर उसमें कुछ धूल के कण या कुछ हल्की अशुद्धियाँ, मान लीजिए भूसी के कण भी हो सकते हैं, तो उसको साफ करने के लिए उसको फटकते हैं। फटकने से क्या होता है, जो धूल के कण हैं या हल्के भूसी के कण हैं वो हवा के साथ बाहर गिर जाते हैं, और जो अनाज के भारी कण हैं वो उसी सूप में जिससे आप फटक रहे हैं उसमें रह जाते हैं। इस तरह से आप उसको साफ कर लेते हैं। वहीं निष्पावन की बात करें तो निष्पावन में भी यही काम है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ओसाना कह देते हैं। किसान जब खलिहानों से अपने अनाज को लेकर आते हैं तो उसमें हो सकता है कि उसमें भी, क्योंकि खेतों से भरकर लाते हैं तो उसमें भी हो सकता है मिट्टी या भूसे के कण बचे रह गए हों, तो उसको भी वो साफ़ करते हैं। तो साफ़ करने के लिए क्या करते हैं वो, क्योंकि अनाज बहुत सारा होता है तो उसको टोकरी में लेके वो किसी ऊंचाई पे खड़े होकर उसको गिराते हैं और जिस दिशा में हवा चल रही होती है तो उसी दिशा में उसमें जो मिट्टी के कण या भूसी के कण होते हैं वो आगे दूर जाकर गिर जाते हैं, जो अनाज के भारी कण होते हैं वो पास में गिर जाते हैं। तो इस तरह से वो अपने अनाज को साफ कर लेते हैं। तो यह विधि कहलाती है निष्पावन। वहीं अगर थ्रेसिंग की बात करें तो थ्रेसिंग, पहले जब मशीनें उपलब्ध नहीं थी, अब तो थ्रेसिंग मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं, जिससे सुविधाजनक तरीके से आपका काम हो जाता है। थ्रेसिंग में क्या होता था, जब पहले मशीनें नहीं थी तब किसान करते थे कि जो फसल उनकी पक जाती थी, मान लीजिए धान की फसल है या कोई सरसों की फसल है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको, क्योंकि आप हाथ से तोड़कर तो अनाज की कण अलग करेंगे नहीं, तो क्या करते थे, उन धान की सूखी डंडियों को किसी बड़े से पत्थर के टुकड़े या लकड़ी के टुकड़े में उसमें पीटते थे, ताकि जो धान के कण हैं वो टूटकर अलग हो जाए। तो इस तरह से वो अपने अनाज को इकट्ठा करते थे और जो सूखी डंडियां हैं उनको अलग कर देते थे। तो ये विधि थ्रेसिंग कहलाती है, ताकि जो सूखी डंडियां हैं उनसे धान के कण या अनाज के कण को आप अलग कर सकें। अब ये काम थ्रेसिंग मशीनों से किया जाने लगा है। वहीं हस्त चयन विधि की बात करें, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि हस्त चयन, आप यानी हाथ से उसका चयन कर सकते हैं। जैसे मार्केट से आप कोई भी दाल या चावल या ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि उसमें कुछ कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, या अनाज के ही कुछ खराब कण हो सकते हैं या टूटे हुए कण हो सकते हैं, तो आप उन्हें हाथ से साफ कर सकते हैं। आप, क्योंकि ऐसी चीज़ों की संख्या बहुत कम होती है, ऐसी अशुद्धियों की, तो आप उसे हाथ से साफ कर सकते हैं। और घरों में आपने देखा ही होगा कि आपकी माता जी या दादी ऐसा काम करते हैं कि उसे हाथ से ही साफ कर लेते हैं, क्योंकि आसान होता है।
वहीं चालन की बात करें तो चालन जब भी आप रोटी बनाने जाते हैं तो उससे पहले आप आटा उसको चालते हैं ताकि उसमें से जो चोकर है वो निकाल कर अलग कर दिया जाए। तो इस ताकि आपको आटा उपयोग में लाने लायक उसको बना सकें, इसलिए उससे चोकर को अलग कर देते हैं। वहीं अगर आपने बनाते हैं तो देखा होगा आपने, वो लोग क्या करते हैं कि जो रेत है उससे कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए एक बड़ी सी जाली युक्त चालनी ले लेते हैं, उससे चालते हैं ताकि जो कंकड़ पत्थर हैं वो रेत से अलग किए जा सकें। वो जाली में ही रह जाते हैं और जो बालू है आपकी वो अलग कर ली जाती है। तो ये चालन विधि का उपयोग आपने दैनिक जीवन में देखा है और भी जगहों पर आप देख सकते हैं। वहीं ऊर्ध्वपातन विधि, इसका क्या उपयोग है? मान लीजिए आपके पास कपूर और नमक का मिश्रण है, तो आप उसको कैसे अलग करें? तो कपूर क्या होता है, अगर आप इसको गर्म करेंगे तो ये जल कर ये द्रव अवस्था में नहीं बदलता, सीधे ये वाष्प अवस्था में बदल जाता है, यानी कि वाष्पीकृत हो जाता है। यही क्वालिटी आयोडीन और नौसादर में और नैप्थलीन में भी है। नैप्थलीन की छोटी छोटी गोलियां आती थी पहले, तो क्या करते थे मम्मी लोग, क्या करते थे कपड़ों में रख देते थे ताकि आपके कपड़ा जो है वो ख़राब ना हो, तो उसमें रख दिया जाता था। लेकिन आप जब कुछ दिन बाद देखते थे तो नैप्थलीन की गोलियां क्या हो जाती थी, छोटी हो जाती थी, यानी कि या फिर गायब ही हो जाती थी, क्योंकि ये नैप्थलीन जो है ना, इसमें एक विशेष गुण है कि ये सामान्य ताप पर भी वाष्पीकृत हो जाता है, यानी वाष्प बनकर ये उड़ जाता है। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है? इसमें क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ जिसको गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। और ये कपूर, आयोडीन, नौसादर, नैप्थलीन, इनमें यही गुण पाया जाता है कि इनको अगर हम गर्म करते हैं तो ये बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। तो अगर इनके साथ किसी भी पदार्थ का मिश्रण है, मैंने उदाहरण दिया था कपूर और नमक का, ऐसे ही आयोडीन, नौसादर के साथ भी अगर किसी पदार्थ का मिश्रण है तो आप उसको अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करेंगे, यानी कि इनको अगर गर्म करते हैं तो ये वाष्पीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार आप मिश्रण से इनको अलग कर सकते हैं। वहीं आप जानते हैं कि अगर अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है तो आप किन किन विधियों को अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास द्रव का ऐसा मिश्रण है जिसमें कुछ ऐसे ठोस पदार्थ मिले हुए हैं जो अघुलनशील हैं। एक चाय का उदाहरण मैंने दिया था। चाय को जब आप छानते हैं, जब चाय को आप छानते हैं तो उससे चाय पत्ती अलग कर लेते हैं, वो अघुलनशील अशुद्धि है तो आप उसे छानकर अलग कर देते हैं। वहीं आपने जल और रेत का मिश्रण अगर आपने लिया है तो आप उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको थोड़ी देर के लिए अगर रख देते हैं तो क्योंकि जो रेत है वो भारी होने की वजह से वो बर्तन की तली में बैठ जाएगी और आपका जल ऊपर रहेगा। तो जब वो रेत बर्तन की तली में बैठ जाती है तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अवसादन, यानी कि तलछटीकरण। और निस्तारण क्या होता है, जब आप उस बर्तन को बिना हिलाए दूसरे बर्तन में उस जल को निस्तारित कर लेते हैं, निथार लेते हैं, तो यह प्रक्रिया ही निस्तारण कहलाती है। यानी आपका जल अलग हो गया और वो रेत अलग हो गई। तो इस तरह से आपने दोनों ही पदार्थों को अलग कर लिया। वही छानना तो आप बहुत सारी चीज़ें छानते ही होंगे घर में, जैसे कि चाय छानते हैं आप, या फलों का रस या सब्जियों का रस है अगर आप निकालते हैं तो उसको भी छानते हैं। तो वो नॉर्मल काम आप छन्नी से भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे द्रव के मिश्रण में कुछ ऐसे पदार्थ मिले होते हैं, कभी कभी द्रव के मिश्रण में ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत ही महीन कण उसमें मिश्रित रहते हैं। तो उन महीन कणों को छानने के लिए आप फिर क्या करेंगे, अगर छन्नी से वो अशुद्धि नहीं निकली है तो फिर आप क्या करेंगे कि कपड़े से छानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कपड़े के जो रेसे होते हैं उसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो आप उससे छानने का प्रयास करेंगे। अगर उससे भी नहीं साफ होता है तो फिर आप फिल्टर पेपर ले सकते हैं। फिल्टर पेपर क्या है कि एक सफ़ेद रंग का होता है गोल आकार का फिल्टर पेपर, उसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो उससे आप द्रवों को गुजारते हैं तो उससे अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। तो आप फिल्टर पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह विधि ही कहलाती है निस्यंदन, यानी कि आपने छान कर उसको अशुद्धियों को अलग कर देते हैं। वहीं आप केंद्रण की बात करें, आपने दही से मक्खन निकालते हुए घरों में देखा होगा। तो दूध में क्या है, चिकनाई के कण जो हैं वो ऊपर निलंबित रहते हैं, यानी कि ऊपर तैरते रहते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, उस दूध को किसी बड़े बर्तन में लेकर उसमें मथानी डालकर उसको तेज़ी से मथानी को घुमाते हैं काफ़ी देर तक, तो कुछ देर बाद देखेंगे कि जो दूध में जो चिकनाई के कण हैं वो अलग हो गए, ऊपर आ गए।
तो यह विधि क्या कहलाती है? यही विधि कहलाती है अपकेंद्रण। मतलब आप इस विधि द्वारा दही से मक्खन निकाल सकते हैं। वहीं बात करें घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की, तो आप कैसे अलग करेंगे? क्योंकि इसमें तो जो ठोस पदार्थ हैं वो पूरी तरह से घुलनशील हैं, वो यानी कि घुल चुके हैं, तब आप उनको कैसे पृथक करेंगे? उसके लिए कुछ विधियां हैं यहाँ पर। जैसे पहली विधि है वाष्पन, इवेपोरेशन। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपके पास जल और नमक का मिश्रण है और आप इनको अलग करना चाहते हैं, तो उस मिश्रण को आप एक पात्र में रख कर गर्म कीजिए। जब आप गर्म करना शुरू करेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा कि जो जल है वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा, लेकिन जो नमक है वो बर्तन की तली में शेष रह जाएगा। जब जल पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक ही तो बचा रह जाएगा बर्तन की तली पर। तो ये जल का द्रव रूप से वाष्प रूप में परिवर्तित होना ही वाष्पन कहलाया। वहीं बात करें आसवन की, तो आसवन में वाष्पन और एक और विधि आ जाती है संघनन, दोनों ही शामिल हो जाते हैं। मतलब कि पहले तो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलेगा और फिर वही वाष्प फिर से द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो यह विधि कहलाएगी संघनन। तो वाष्पन और संघनन का प्रयोग होता है आसवन विधि में। मान लीजिए आपको रेत और नमक का मिश्रण दे दी जाए, आप उसको अलग करना चाहते हैं, तो आप कैसे अलग करेंगे? कठिन हो जाएगा अगर आप ऐसे और किसी विधि से प्रयास करेंगे। तो रेत और नमक का मिश्रण है, तो आप काम कीजिए कि उसमें पानी डाल दीजिए। आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा, जो रेत है वो बर्तन की तली में बैठ जाएगी और फिर वो जो जल है उसमें नमक भी मिश्रित हो गया, यानी कि नमक तो पूरी तरह से, क्योंकि घुलनशील है तो वो घुल जाएगा। तो आपने जो जल है उसको निस्तारित कर लीजिए, अलग पात्र में डाल लीजिए। तो अब जो मिश्रण है जल का, उसमें क्या है, नमक मिला हुआ है और आपका जल है। तो आप उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, उसको उस बर्तन में रख के उसमें उसको गर्म कीजिए। जब आप गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाष्पन द्वारा जल आपका वाष्पीकृत हो जाएगा और बर्तन की तली में आपका नमक शेष रह जाएगा। तो जब आप बर्तन को गर्म करते हैं तो जो वाष्प निकलती है ना, तो आप जहाँ पर से वाष्प निकल रही है वहाँ पर एक प्लेट लगा दीजिए। अगर प्लेट लगा देते हैं और वो प्लेट ठंडी की हुई हो, यानी कि उसमें बर्फ़ रखकर उस प्लेट को ठंडा कर लीजिए। जब आप उस ठंडी की हुई प्लेट को उस भाप के रास्ते पे लगाते हैं जहाँ से भाप निकल रही है, तो भाप क्या होती है, ठंडी प्लेट पर पड़कर ठंडी हो जाती है भाप भी, और वो ठंडी होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम उसको अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। इस तरह से आपका जल भी अलग हो जाता है, नमक अलग हो जाता है। तो यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। वहीं क्रिस्टलीकरण की बात करें तो क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जल है और जल पे आप फिटकरी डाल रहे हैं, उसको घोलिए। जब फिटकरी आप मिलाएंगे तब तक वो घुलती जाएगी। आप उसको तब तक घोलते रहिए फिटकरी को जब तक कि उस जल में वो फिटकरी घुलना बंद ना हो जाए। तो ऐसी अवस्था जब आ जाएगी तो ये संतृप्त विलयन कहलाएगा। लेकिन जब आप उस मिश्रण को गर्म करेंगे तो गर्म करने पे क्या होगा, आप देखेंगे कि फिटकरी की विलेयता और बढ़ रही है, यानी कि अगर आप उसमें और फिटकरी ऐड करेंगे तो वो और घुलेगी अभी। तो फिर क्या करते हैं, जब आप फिटकरी घोलते जाते हैं उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए थोड़ी देर। जब आप ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो आप देखते हैं कि आपको फिटकरी के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई, क्रिस्टलीकरण, यानी कि आपको शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो गए। वहीं बात करें अगर दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना, यानी कि जो दो द्रव हैं तो दोनों द्रव लेकिन अमिश्रणीय हैं, आपस में मिल नहीं रहे हैं। पानी और मिट्टी के तेल का यहाँ उदाहरण लिया गया है, जिसको अलग किया गया है पृथककारी कीप द्वारा। पृथककारी कीप है, एक कीप है जिसके द्वारा आप दोनों द्रवों को अलग कर सकते हैं। तो आप पृथककारी कीप में इस मिश्रण को डालते हैं तो मिट्टी का तेल तो हल्का होता है, आप जानते ही हैं, वो ऊपर तैरने लगेगा। तो जब पृथककारी कीप में उसको इस मिश्रण को भर देते हैं तो मिट्टी का तेल है वो ऊपर तैरने लगता है और पानी जो है वो
नीचे रह जाता है। तो पृथककारी कीप की जो स्टॉप कॉक होती है, जहाँ से उसको खोल देते हैं तो पानी अलग हो जाता है और जो मिट्टी का तेल है वो पृथककारी कीप में ही रह जाता है। पानी को हमने अलग भी बीकर में एकत्रित कर लिया और मिट्टी का तेल है वो पृथककारी कीप में ही रह गया। तो इस तरह से पानी और मिट्टी के तेल को हमने पृथक कर लिया। ये अमिश्रित द्रव हैं, तो इसको पृथककारी कीप द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। वहीं चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होगा कि चुंबक देखिए लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आप मान लीजिए कोई ऐसा मिश्रण है जहाँ पर लोहे की कील या सुई ऐसी चीज़ें हैं और भी लकड़ी का बुरादा ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं, तो आप चुंबक लेकर अगर उसके पास जाएंगी तो कील है या सुई है ऐसी चीज़ें उस चुंबक में चिपक जाएंगी और बाकी जो मिश्रण का शेष भाग है वो बचा रह जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोहे की वस्तुओं को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे बड़े बड़े कारखानों में रद्दी मिश्रण होता है तो वहाँ से लोहे के अवयवों को अलग करना है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी, इसके बारे में अगर बात करें तो हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं तो उसमें जो रंग होता है तो हमें लगता है कि यही इसका मूल रंग है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग, उसमें वो भी कई रंगों से मिलकर बना है? क्या आप जानते हैं कि स्याही का दिखाई देने वाला नीला रंग भी कई रंगों से मिलकर बना है? तो इसमें कौन कौन से रंग शामिल हैं ये जानने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। इसके लिए किताब में एक प्रयोग दे रखा है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो क्या करते हैं कि रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक्करण करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। तो ये रंगों के पृथक्करण की विधि कहलाती है क्रोमैटोग्राफी। तो आज हमने सीखा है कि पदार्थों के पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं और उनके बारे में हमने समझा है। यानी कि अगर ठोस पदार्थों का ही मिश्रण है, यानी दोनों पदार्थ ठोस हैं, तो किन किन विधियों से अलग कर सकते हैं। कुछ अघुलनशील अशुद्धियाँ हैं, अगर द्रव में मिश्रित हैं तो कैसे अलग करते हैं। और भी हमने जाना है कि घुलनशील अशुद्धियों को द्रवों से पृथक करने के लिए हमने किन किन विधियों का प्रयोग किया है, ये हमने जाना है आज के चैप्टर में। आशा करती हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप वीडियोज़ को बार बार देखेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में बेहतर तरीके से आएंगी। अगले वीडियोज़ में हम आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे।